हेलो एवरीवन, वोकैब टूल्स के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित चड़ार। इस सीरीज में हम जो वोकैब के टफ वर्ड्स होते हैं उनको पिक्चर्स की हेल्प से सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपनी फर्स्ट स्लाइड से। दो पर्सन्स दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल। इनके बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप दिख रहे हैं। तो दो पर्सन्स के बीच में ऐसी अच्छी भावना, अ क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप होना कि दोनों के बीच में आपसी काफ़ी सम्मान हो एक दूसरे का, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रैपिड। यहाँ पे लिखा है बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रैफो, रैफो। बट अपन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है। इतने अंग्रेज हैं नहीं अपन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दिया, वह होता है रैफो। बट हम अभी के लिए पढ़ लेते हैं अपने हिसाब से। ओके, सो मीनिंग होता है सौहार्दपूर्ण या घनिष्ठता होना दो लोगों के बीच में, फ्रेंडली और हारमोनियस रिलेशनशिप। ठीक, अब सेंटेंस में देखें, टीचर क्विकली डेवलप्ड आ गुड रैपर विथ हर स्टूडेंट्स। टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण टाइप का व्यवहार डेवलप कर लिया बहुत जल्दी। कुछ टीचर होते हैं नहीं है कि एकदम कुछ समय टिके और एकदम मन में बच जाते हैं कि इसी टीचर से पढ़ना है हमें। सो डैट इज रैफो। ओके, नेक्स्ट है, दो बॉय हैं छोटे छोटे, इतना बड़ा पत्थर है, इसको ढकेलने का ट्राई कर रहे हैं। कह रहे ढकेल तो एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, अब पता नहीं कौन सी साइड। खैर, ये बहुत बड़ी मुसीबत है और ये दोनों उसको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। तो इन्वॉल्विंग ग्रेट डील और एफर्ट और डिफ़िकल्टी, जहाँ पे बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो और बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो, तो उस सिचुएशन के लिए बोलेंगे क्या, ऑनरस। कि कैसी सिचुएशन है, कष्टदायक या बोझिल, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग जाएं। इन्वॉल्विंग ग्रेट डिफ़िकल्टी और बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बोझ हो जहाँ पे। सेंटेंस में देखें यूज, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी ऑनरस वर्किंग कंडीशंस, यानी कि ऐसी बहुत ज़्यादा ही इतनी परेशानी या कष्ट झेलने पड़ रहे थे, उसके खिलाफ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो ऑनरस और रैपिड। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक नाव है, काफ़ी ख़राब मौसम हो रखा है, लहरें उठ रही हैं, फिर भी हौसला कायम है। तो ऐसी सिचुएशन जब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हो, ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड यूज होता है टर्ब्यूलेंट। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाई अ कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। ये काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं ना मीनिंग वाले, कल से कुछ और जुगाड़ लगाएंगे इनको, अच्छा है तब थोड़ा बहुत क्लियर दिखें, या फिर इनको रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट इधर से पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, टर्बुलेंट उथल पुथल या अशांत, फुल ऑफ डिसऑर्डर, जो काम नहीं है, काम मिस पड़ा था, शांत। सेंटेंस देखें, द कंट्री वेंट थ्रू अ टर्बुलेंट पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। ऐसा कभी होता है जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल में, कि एकदम से उथल पुथल हो गई, सरकार पलट गई, तो एकदम से पूरी तरह अनरेस्ट फैल गया। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे क्या, कि वहाँ पे टर्बुलेंट कंडीशंस आ गई हैं। नेक्स्ट देखें, एक टीचर हैं जो स्टूडेंट को बहुत क्लियर वे में समझा रहे हैं, बहुत अच्छा बना के रखा है, जैसे मैं भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, शायद ही कोई यूट्यूब पे ऐसा समझा रहा होगा बुक। क्या तारीफ नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग वे में कोई समझाए आपको, तो वो तरीका होता है डेट इज कोजेंट, यानी कि प्रभावशाली या तर्कसंगत। कन्विंसिंग एंड लॉजिकल, जो काफ़ी प्रभावशाली हो, मतलब आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि मैं आपको वोकैब समझा रहा हूँ, तो डेट इज अ कोजेंट वे। शी गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट डेट इम्प्रेस द जजेज। तो उसने एक इतना तर्कसंगत या प्रभावशाली आर्ग्यूमेंट दिया कि जो जज थे वो इम्प्रेस हो गए एक बार में उससे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा कि आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो नीचे सिग्नेचर मार देते हैं, उसको एक तरीके से आप वेरीफाई कर देते हैं कि ये सत्य है। तो किसी चीज़ को सत्य डिक्लेयर कर देना, डेट इज अटेस्ट। आप बोलते हैं नहीं कि फॉर्म को अटेस्ट करके लाना, प्रमाणित करना, स्थापित करना। ओके, द विटनेस विल अटेस्ट टू द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि जो विटनेस है वह जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसको सत्य साबित करेगा, यानी कि अटेस्ट, बिल अटेस्ट, यानी कि डिक्लेयर करेगा कि ये सत्य है। मतलब
खुद उसको प्रमाणित करेगा। दैट इज मीनिंग ऑफ अटेस्ट, यानी कि प्रमाणित करना। नेक्स्ट, ऐसा खजाना मिल जाए तो आप बिल्कुल ही ललचा जाएंगे। तो इसी ललचाने वाली क्वालिटी को बोलते हैं कि ये खजाना कैसा है, एल्यूरिंग, यानी कि हाईली अट्रैक्टिव, और टेम्पटिंग यानी कि ललचाने वाला है, कैप्टिवेटिंग है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षक, लुभावना होना। दैट इज मीनिंग ऑफ एल्यूरिंग। सेंटेंस, द एल्यूरिंग फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द गार्डन। तो जो फूल थे उनकी लुभावनी फ्रेग्रेंस ने पूरे गार्डन को भर दिया, यानी कि पूरे गार्डन में बिल्कुल महक रहा था कि बिल्कुल लोग उसकी तरफ खिंचे चले आए। दैट इज एल्यूरिंग। ओके, नेक्स्ट, दो लोग दिख रहे हैं, एकदम बिजलियाँ तड़क रही हैं, इनके बीच में दरार है, तो इसको बोलते हैं कि एकदम से बिल्कुल दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी है। तो दैट इज एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और इलविल, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल कट्टर भावना रखना। दैट इज एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। ओके, देयर वाज डीप एनिमोसिटी बिटवीन दी टू राइवल ग्रुप। तो दो राइवल ग्रुप थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा द्वेष या शत्रुता थी, दूसरे के प्रति कट्टर भावना थी। दैट इज एनिमोसिटी। ओके, नेक्स्ट इज पिकेंट। ये क्या होता है, हैविंग अ प्लीजेंटली शार्प और स्पाइसी टेस्ट। आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी मिठाई की दुकान से कुछ लो और जो अचानक से तीखी, बिल्कुल मन को भा लेने वाली खुशबू आती है, तो दैट इज पिकेंट, यानी कि मसालेदार, चटपटा, यानी कि टाइप से कभी कभी अच्छे पकवान बनते हैं तो जो स्मेल आती है, मतलब एकदम मन को छू जाने वाली। दैट इज पिकेंट। प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग और स्पाइसी, जो बिल्कुल स्टिमुलेटिंग हो, वह खाने की महक हो सकती है, मिठाइयों की या फिर अन्य किसी की। ठीक है। द करी हैड अ पिकेंट फ्लेवर दैट एवरीवन एंजॉयड। तो जो करी बनी थी उसका बिल्कुल चटपटा सा, बिल्कुल दिल को छू जाने वाला टेस्ट था, फ्लेवर था, आई मीन, जिसको सभी ने एंजॉय किया। ओके, सो ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज, देखो इधर पे एक कार्टून कैरेक्टर दिख रहा है जो जंप करा और इससे इसमें चेंज हो गया, फिर अचानक ऐसा चेंज हो गया, अचानक ऐसा चेंज हो गया, फिर लड़के होंगे। तो ये मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कब क्या हो जाए। जैसे मौसम का नहीं रहता है कि कब अचानक आजकल बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, कब सर्दी लग रही है, तो कुछ भरोसा नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो मौसम भी चेंज होता है उस हिसाब से। तो जो जैसे बोलते नहीं है कि पारा चढ़ गया है, पारा गिर गया है, तो वही चेंज आने की वजह से जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, तो उसी से बना हुआ है मर्क्यूरियल, यानी कि उतार चढ़ाव होना किसी चीज़ में, या फिर काफ़ी तेज़ी से बदलाव होना, जो काफ़ी चंचल है, अस्थिर है, अनप्रिडिक्टेबल, या फिर जो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। हिज मर्क्यूरियल नेचर मेड हिम हार्ड टू ट्रस्ट। तो उसका ऐसा नेचर था कि कभी कुछ बोले, कभी कैसा बिहेव करे, तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है ना, कि कभी कुछ तर्क दे रहे हैं और कभी उसके एकदम अपोजिट, एकदम से पूरी तरह टोटल बिहेवियर चेंज करें। तो डैट इज मर्क्यूरियल, जो काफ़ी चंचल या अस्थिर है। नेक्स्ट इज, एक छोटी सी लड़की दिख रही है जो बहुत इत्तू सी है, और ये दो तितलियां भी इत्तू सी हैं। तो काफ़ी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, तो जो बहुत छोटा है, एंड ये बहुत डेलिकेट भी है ना, कि बिल्कुल एकदम मुलायम सी। तो नाजुक और छोटा हो जो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेटाइट। स्मॉल एंड डेलिकेट इन बिल्ड। ओके, द एक्ट्रेस लुक्ड एलिजेंट इन हर पेटाइट फिगर। तो कोई एक्ट्रेस होती है ना कि एकदम बिल्कुल स्लिम दिख रही हैं, और तो फिगर काफ़ी सुंदर लगता है। तो डैट इज पेटाइट, यानी कि जो बहुत छोटे और नाटे से, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो डैट इज पेटाइट। जैसे कि ये छोटी सी बच्ची बहुत छोटी सी क्यूट सी लग रही है, बट ये मतलब जो तुच्छ हैं, और तुच्छ तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत छोटी हैं और एकदम कोमल सी हैं, डेलिकेट। दैट इज पेटाइट। ओके, नेक्स्ट, एक सुपर हीरो जा रहा है आसमान के पार,
तो टू गो बियॉन्ड लिमिट्स डेट इज ट्रांसेंड, पार जाना या फिर अतिक्रमण करना। तो रोड भी आपने सीमा से एक पार बना लिए तो एक टाइप से वो पार जाना ही हुआ। ट्रांसेंड यानी कि टू राइज एबव और गो बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स से बाहर जाना। सेंटेंस देखें तो ट्रू लव कैन ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स, यानी कि एक सच्चा प्यार सारी बाधाएं पार कर सकता है। इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखें, एक पर्सन जिसको शायद हथकड़ियाँ लगी हुई थी इसने तोड़ दी हैं, पिंजरे से बाहर तो नहीं आ पाया, खैर ये ठीक से जनरेट नहीं हुआ फिगर। तो बाधाओं को तोड़ देना यानी कि फ्री हो जाना, मुक्ति पा लेना या स्वतंत्र हो जाना, डेट इज एमेंसिपेशन। फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस और स्लेवरी, स्लेवरी का अर्थ क्या होता है? स्लेवरी का अर्थ होता है किसी को अपने बंधन में रखना, डेट इज स्लेवरी, जो पहले प्रथा चलती थी। सेंटेंस में यूज देखें, द मूवमेंट फॉट फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जो आंदोलन था वह लड़ा गया वुमेन के एमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति के लिए। ओके, सो इफ वी कंप्लीट है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। काफ़ी ख़राब मौसम हो रखा है, ये छाता लगाए हुए हैं भाई लोग, बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो काफ़ी स्टॉर्मी हार्श अनप्लीजेंट वेदर हो जाना कभी कभी होता नहीं कि एकदम से काफ़ी बिजलियाँ चमक रही हैं, ओले बरस रहे हैं और बाहर जाना एकदम इम्पॉसिबल सा है। तो डेट इज इनक्लीमेंट, कठोर या प्रतिकूल मौसम होना। स्पेशली वेदर के लिए यूज होता है अनप्लीजेंट कंडीशंस। ओके, द मैच वाज कैंसिल ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, खराब मौसम की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया, राइट। एक आदमी, ये बर्तन पड़े हुए हैं गंदे से और ये काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, बट फिर भी अपने जलवे चल रहे हैं, मस्त एकदम बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम है नहीं, टीवी दिख रही है। तो एक टाइप से ऐसे लेजी टाइप का होना, एंथुसियाज्म की कमी होना, डिटर्मिनेशन की कमी होना, डेट इज लैकाडेजिकल, यानी कि लापरवाह या उदासीन, केयरलेस और विथआउट एंथुसियाज्म। हिज लैकाडेजिकल एटीट्यूड कॉस्ट हिम हिज जॉब। अब आप जॉब करते हो और ऐसा बिहेवियर करोगे तो कोई भी आपको जॉब से बाहर निकाल देगा। तो लैकाडेजिकल का मीनिंग क्या हुआ? लापरवाह है जो। ओके, नेक्स्ट देखें तो एक घर है भाई का, टूटा हुआ है, दरारें दिख रही हैं साफ साफ। भाई ने कपड़े भी पहने हुए हैं, इन पे जो लगे हुए हैं, इस पे पैचेस लगे हुए हैं सिले हुए। खैर, तो एक किस कंडीशंस को दिखा रहे हैं कि काफ़ी वीक फाइनेंशियल कंडीशन है। तो पुअर होना, विथआउट इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स, यानी कि इसके पास इतने भी पैसे नहीं कि ढंग के कपड़े खरीद पाए, अच्छा सा घर हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इम्पोवेरिस्ड, यानी कि दरिद्र निर्धन। पुअर और लैकिंग रिसोर्सेज, द ड्रॉट लेफ्ट द फार्मर्स इम्पोवेरिस्ड, यानी कि जो बाढ़ आई, सूखा पड़ा, उसकी वजह से फार्मर की कंडीशन काफ़ी दरिद्र टाइप की हो गई और उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे कि वो जीवन ढंग से चला पाएँ। ठीक, नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो लोगों को पैसे बांट रहा है। वाओ, इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, एक हमको भी दे दें। तो ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करे, एक इसको दे दीजिए, मुझको मत दीजिए, इसका अच्छा घर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि परोपकारी और दानी पर्सन। पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर्स। द फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू चैरिटी, यानी कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन था उसने चैरिटी में मिलियंस दान कर दिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड। तो इधर पे ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये आई का नाम है, पी लिखा हुआ है, फ्लैजमेटिक। ओके, एक पर्सन शांति से बैठा हुआ है, काफ़ी मौसम में हलचल हो रखी है, आसपास काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी बिल्ली, ये अलार्म बज रहा है, एकदम तूफान आया हुआ है, बट एकदम शांत, चाय पी रही है, तो काफ़ी काम है, अनइमोशनल है और काफ़ी कंपोस्ट है। तो डैट इज फ्लैजमेटिक, यानी कि काफ़ी शांत और भावशून्य, यानी कि चलने दो जो चल रहा है, बट एकदम मैं शांत हूँ। डैट इज काम एंड अनइमोशनल। ही रिमेन्ड फ्लैजमेटिक इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कि काफ़ी परेशानी आ जाए फिर भी वह बहुत शांत बना रहता है, लाइक मी। ओके, खैर तारीफ ज़्यादा करता हूँ मैं अपनी।
नेक्स्ट में एक पर्सन दिख रहा है, एक बॉय दिख रहा है, एक गेट खोला है और एक काफ़ी महल की तरफ रास्ता जा रहा है, यानी कि ये कैसा है, फेवरेबल है एंड गिविंग चांस ऑफ सक्सेस। किधर जाएगा तो ये सफल हो जाएगा कुछ पाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो शुभ या अनुकूल हों, फेवरेबल, या फिर हमारी सक्सेस के चांस को इंक्रीज कर दें, तो डेट आर प्रोफिशियस। सेंटेंस में देखें, दी क्लियर स्काई वाज अ प्रोफिशियस साइन फॉर द जर्नी। जो साफ आसमान था वह एक शुभ संकेत था हमारी जर्नी के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो घूमने नहीं जा पाते, सीधी सी बात है। तो डेट वाज मीनिंग ऑफ प्रोफिशियस। नेक्स्ट एक पर्सन दिखा रहा है, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, ठीक है। तो अ पर्सन फ्रॉम वन डिसेंडेड, यानी कि ये आखिर किससे आया है, अपने पूर्वजों से। तो पूर्वजों को ही क्या बोलते हैं, एंसेस्टर, यानी कि पूर्वज या बाप दादा। अ पर्सन फ्रॉम whom वन इज डिसेंडेड, यानी कि जिससे एक पर्सन डिसेंड हुआ है, यानी कि आया हुआ है। ही टेक्स प्राइड इन द ब्रेवरी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, कि उसके एंसेस्टर पूर्वजों ने जो बहादुरी दिखाई वह उसको अपने प्राउड की तरह देखता है। ओके, यानी कि गर्व करता है अपने एंसेस्टर की बहादुरी पे। ओके, नेक्स्ट देखें तो ये पानी की चंद बूंदें हैं, बहुत कम हैं, और ये बैग में भी कुछ बिल्कुल चिन्नुक सा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत स्मॉल अमाउंट में, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फॉसिटी, यानी कि किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी या वेरी स्मॉल क्वांटिटी। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, यानी कि फंड की कमी की वजह से प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया। ओके, सो इसी के साथ हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए। एक बार फास्ट रिवीजन कर लिया जाए। नंबर 1, रेफर ए क्लोज और हारमोनियस रिलेशनशिप, ऑनरस, इन्वॉल्विंग ग्रेट डील और एफर्ट और डिफिकल्टी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े। टर्बुलेंट, जो ऐसा उथल पुथल वाला मौसम या ऐसी कंडीशन हो। कोजेंट, जो क्लियर हो और आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट, अटेस्ट, खुद से प्रमाणित करना। एलोरिंग, काफ़ी लुभावना हो। एनिमोसिटी, दो पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा भिड़न टाइप की या फिर दो शत्रुता की भावना हो। पीकेंट, काफ़ी एकदम बिल्कुल मन लुभावन खुशबू और मसालेदार चीज़ों की। नेक्स्ट इज मर्क्यूरियल, काफ़ी तेज़ी से चेंज होने वाला हो। पेटाइट, जो बहुत छोटा और डेलिकेट हो। ट्रांसेंड, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाना। एमेंसिपेशन, मुक्ति पाना या फ्री होना। इंक्लीमेंट, काफ़ी ख़राब मौसम के लिए यूज होता है। लैकाडेस्कल, जो इस टाइप से आलसी है। इम्पोवेरिस्ट, जो काफ़ी गरीब और दरिद्र है। फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरों की हेल्प करने वाला। फ्लेजमेटिक, ऐसा पर्सन जो काफ़ी ख़राब कंडीशंस में भी खुद को काम लगता है। प्रोफिशियस, जो आपके लिए एक टाइप से शुभ संकेत है। एंसेस्टर, आपके पूर्वज। एंड फॉसिटी, यानी कि किसी चीज़ की कमी। सो इसी के साथ आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब शेयर जो मन करे सो कर लेना, और अपना ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय।